नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न कहता है कि विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? तो ये लोहे के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी लौह मेटाबॉलिन को नियंत्रित करके आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है, याद रखना। और विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है? तो ये एडीएच होता है, ये वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण करता है। इसे वेसोप्रोसिन या एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। यह वृक्क की मूत्रवाहिनियों को जल में पुनरावशोषण करने के लिए प्रेरित करता है और इसके साथ ही साथ रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ कर रुधिर दाब बढ़ाता है। यह शरीर में जल संतुलित में सहायक होता है और इसलिए इसे एंटी ड्यूरेटिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठोस के बाद द्रव में और इसके बाद में सबसे कम गैसों में होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए आपको सब याद रखना है कि किस में किस प्रकार की चाल होती है ध्वनि की। निम्नलिखित में से कौन सी नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य का संबंध नीली क्रांति से होता है। मछली के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से होता है। पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से होता है और लाल क्रांति का संबंध मांस तथा टमाटर उत्पादन से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो वित्तीय सहायता प्रदान करना राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन को 2005-6 के दौरान शुरू किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य गुणवत्ता युक्त पौधों की आपूर्ति, नर्सरी की स्थापना, तकनीकी को प्रोत्साहन और जैविक खेती को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास, पोस्ट हार्वेस्ट इत्यादि प्रबंधन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? किसके लिए इंगित करती है? तो ये क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई को इंगित करती है। क्रांतिक अवस्था का तात्पर्य बीज से तेल निकालने की अवस्था से है। मुख्यतः गेहूं या अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय पौधों को बोने के 21 से 25 दिन के अंदर सिंचाई की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय बीज से ताज निकालने की अवस्था या क्रांतिक समृद्धि अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है कोयम्बटूर में गन्ने के बीज का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के बीज एसबीआई कोयम्बटूर में उत्पादित किया जाता है। गन्ना उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, याद रखिएगा। भारतीय दिल्ली में है और केंद्रीय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, गन्ने की अड़साली फसल पकने में कितना समय लगता है? तो 18 महीने यानी 1.5 वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके हैं? चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह, तो ये प्लूटो के उपग्रह हैं। हालांकि अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी ये पुराना प्रश्न है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में इनमें से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो पूर्वी हिमालय को हॉट स्पॉट माना जाता है जैव विविधता के क्षेत्र में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिसमें कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा, सुंडालैंड शामिल हैं। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। अगला प्रश्न है, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है?
तो सबसे बड़ा वायु प्रदूषण का जो स्रोत है वो परिवहन खंड है। जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैसों के निश्चित मात्रा में अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसों का या कणकीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है, यानी जो 8 मिशन चलाए जा रहे हैं उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आणविक ऊर्जा का संबंध नहीं है। 2008 को नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि 8 प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशन पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला जो रखी गई थी वो 1916 में रखी गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की 1921 में रखी गई थी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो ये मिर्जापुर और झांसी के क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मृदा दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, तो ये 19% भाग उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं तथा कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक 41.1% हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है तथा लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में गन्ना, आलू, दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो वो इलाहाबाद में अवस्थित है। कौन सा है, तो वो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है जो कहाँ है, इलाहाबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्य द्रविड़ियन का। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार धीरे धीरे सरस्वती नदी से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक विस्तृत हुआ। इसमें कुरु, पांचाल जैसे विशाल राज्य शामिल थे। अगला प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से, तो ये सोनभद्र से इसका संबंध है और ये सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदिवासियों द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है और जो कत्था बनाने का काम करती है वो खरवार जनजाति ही करती है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेराकोटा के लिए इनमें से कौन सा जिला प्रमुख है, तो गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी की रेशम साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है और सीतापुर प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कानपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, तांबा उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा जिला प्रमुख है, तो ललितपुर तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख है। कांच बालू के लिए इलाहाबाद जिले के शंकरगढ़ एवं यमुना नदी क्षेत्र, नॉन प्लास्टिक फायर के लिए मिर्जापुर जिले के मकरी खो क्षेत्र तथा ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है, तो एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, और ये 2006 में इसका प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन संस्कृति का राखीगढ़ी स्थल किस राज्य में अवस्थित है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा कालीन जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। इस स्थल की खोज
1969 में सूरजभान ने की थी और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो हड़प्पा सभ्यता की जो चीज़ें मिल रही हैं उनको संग्रह, उसके लिए यहीं पर एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवन किसके दरबार में संबंधित थे? तो ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। जीवक सलावती नामक गणिका का पुत्र था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्य भेजा था। अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे? तो ये शैव धर्म से संबंधित थे। अलवार जो थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे और इन दोनों का संबंध दक्षिण भारत से था। ये तीनों बातें आप याद रखिएगा। दक्षिण भारत में शिवधाम का प्रचार प्रसार करवाया गया। इनकी संख्या 63 मानी जाती है, जबकि अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कराया और इनकी संख्या 12 मानी जाती है। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखिएगा। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर होता है? तो 135 वर्ष का अंतर होता है। उज्जैन के एक शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था और कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने 1 ईस्वी से पहले 57 वर्ष पहले चलाया और इन्होंने ईस्वी से 78 वर्ष बाद में चलाया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना, 135 वर्ष का समय लग गया। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो ये दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार क्षेत्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था। बाद में इस झील के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत का कार्य स्कंदगुप्त तथा रुद्रदामन द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कहाँ का शासक था? तो वो मिस्र का शासक था। टालेमी फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय ग्रंथों को अनुवाद और सुरक्षित रखना था। अगला प्रश्न है, इन राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का संबंध जैन धर्म के प्रति था। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। उसने जैन साधुओं के निर्वाह के लिए प्रभूति दान में दिया तथा उनके निवास के लिए गुहा विहार भी बनवाए थे, याद रखिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। कल की क्लास में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।